हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। लेट्स स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट थिंग दैट हमें अपनी टेम्पटेशन को अपने कंट्रोल में रखना है। क्या सही है क्या गलत है उसको सही तरह से एनालाइज करके वह कहने के बाद में कोई काम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमसे यहाँ पे पूछा गया है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X in +3 oxidation state is argon 3d5. What is its atomic number? Option A 25, option B 26, option C 27, option D 24। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम बात करें आर्गन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर की तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 18 + 5 + 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो आए हैं आपके पास में 26। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, आपके आयरन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलिमेंट की तो एलिमेंट है आयरन और इसका जो टोटल एटॉमिक नंबर है वो है 26। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Question number 2. The electronic configuration of copper +2 is 3d9, whereas that of copper 3d10। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2 या कॉपर सेकेंड आयन इज 3d9, whereas that of copper फर्स्ट आयन या फिर कॉपर +1 is 3d10। Which of the following statement is correct? Option A. Copper +2 is more stable. Option B. Copper +2 is less stable. Option C. Copper +1 and copper +2 are equally stable. And option D. Stability of copper +1 and copper +2 depends on nature of copper salts। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन कॉपर +1 भले ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। मतलब कि यहाँ पे जो कॉपर +1 है वो एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर एंड कॉपर +2 में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कॉपर +1 से कॉपर +2 जाने के लिए जो SOP है वो पॉजिटिव होगा और SRP नेगेटिव होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं copper +2 is more stable than copper +1 as it is known that copper +1 has 3d10 stable configuration while copper +2 has 3d9 configuration, but copper +2 is more stable due to greater effective nuclear charge of copper +2। इस कारण ये 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। अगर हम बात करें कॉपर +1 में तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे है। मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। which of these elements will have highest density। और एलिमेंट आपके पास में यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहला है आयरन, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है निकल, चौथा है कॉपर। मेटेलिक रेडियाई इनका ये और ये है और हमसे पूछा गया है कि इनकी डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहला कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, जो कि इस ऑर्डर से भी हमें दिखाई दे रहा है, कि जो एटॉमिक साइज है या मेटेलिक रेडियाई है उसकी अगर हम 3D सीरीज में बात करें तो वहाँ पे अगर हम बात करें फेरस, कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगभग इक्वल होता है और कॉपर का जो एटॉमिक रेडियाई है वो फैकोनी से क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डेंसिटी की तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग पीरियड मेटेलिक रेडियस डिक्रीजेज while mass increases। Decrease in metallic radius coupled with increase in atomic mass results in increase in density of a metal। Hence, among the given 4 choices, copper belongs to the right side of periodic table in transition metal as it has highest density 89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि जो आपके पास में कॉपर है उसका साइज इन तीनों से बड़ा है, लेकिन अगर हम डाटा की बात करें जो एनसीईआरटी में टेबल में दे रखी है तो उसमें अगर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा यहाँ पे कॉपर। हाँ, ये पॉइंट सही है कि मेटेलिक रेडियस डिक्रीजेज एंड मास इंक्रीजेज, ये पॉइंट करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें 3D सीरीज में यहाँ पे साइज के ऑर्डर की तो हम जानते हैं थोड़ा सा अनयूजुअल ऑर्डर है। इनिशियली साइज डिक्रीज करता है, फिर यहाँ पे फैकोनी में साइज कांस्टेंट रहता है, फिर कॉपर और जिंक में साइज इंक्रीज करता है। मतलब जिंक का साइज कॉपर से ज्यादा होता है।
तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए एनसीईआरटी का जो डाटा है 89.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जाएगा कॉपर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। Generally, transition elements form colored salts due to presence of unpaired electron. Which of the following compound will be colored in solid state? मीन्स हमें यहाँ पे ढूंढना है कि निम्न में से किस कंपाउंड के पास में जो मेटल आयन है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑप्शन ए Ag2SO4, ऑप्शन बी CuF2, ऑप्शन सी ZnF2 एंड ऑप्शन डी Cu2Cl2। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2Cl2, इसमें कॉपर किसमें है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और हम जानते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d10। और यहाँ पे अगर हम बात करें कलर की, तो यहाँ पे कॉपर +2 या कॉपर +1 है जो कलर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कॉपर +2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d9 आता है। अगर हम कॉपर +2 में CuF2 में जो कॉपर +2 है उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे सामने आएगा। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री है एक्साइटेशन के लिए, और अगर एक्साइट होगा तो डी एक्साइटेशन के दौरान ये एनर्जी एमिट करेगा जो कि विजिबल रेंज में आएगी और हमें वहां पे कलर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें Ag+1 की और अगर हम बात करें जिंक +2 की, तो इनका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D10 होता है, मतलब यहाँ पे भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी CuF2। Question number 5. On addition of small amount of KMnO4 to concentrated H2SO4, a green olive या oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound which form the following reaction. Option A Mn2O7, option B MnO4, option C MnSO4, option D Mn2O4। सो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे लिए जो हिंट है वो है कि एक्सप्लोसिव है, हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। हम जानते हैं कि Mn2O4 एंड यहाँ पे MnSO4 एंड MnO2 और Mn2O7 में जो Mn2O7 है वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे हमें पहले हिंट से हमारा आंसर मिल रहा है Mn2O7। और रिएक्शन कैसे होती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करेगा और Mn2O7 का फॉर्मेशन करेगा, साथ में KHSO4 वाटर साइड प्रोडक्ट बनेंगे। और यहाँ पे अगर हम थ्योरी की बात करें तो एडिशन ऑफ KMnO4 टू concentrated H2SO4, a green oily compound Mn2O4 is formed which is highly explosive in nature. Question number 6. The magnetic nature of element depends on the presence of unpaired electrons. Identify the configuration of transition metals which show highest magnetic moment. हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। और यहाँ पे अगर हम बात करें डी सब शेल की, तो डी सब शेल में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 5 हो सकता है, मतलब 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 3d5 की, तो अगर थिंकिंग प्रोसेस की बात करें तो हमें ये क्वेश्चन देखते ही हमारे मन में ये आंसर आना चाहिए, या थॉट प्रोसेस हमारी ये होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें मैक्सिमम होंगे उसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और दूसरी चीज यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं जहाँ पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जो यूनिट है यहाँ पे वो है बोर मैग्नेट्रॉन, जो कि एक क्लासिकल यूनिट है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको हम एक बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n+2 बोर मैग्नेट्रॉन की फॉर्म में यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास में आएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम कैलकुलेट करना चाहें 3d5 में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका अमाउंट, तो हम इस फॉर्म में से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5+2 यानी कि √35 और यहाँ पे आंसर आएगा 5.95। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हो लॉजिक हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो जो आंसर आएगा बोर मैग्नेट्रॉन में वो भी 5 के आसपास आएगा, मतलब 6 के अलोंग होगा, लेकिन जो इनिशियल डिजिट होगा उसका वो क्या होगा, 5 होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 है तो इनिशियल डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इनिशियल डिजिट 8 है तो 8 पॉइंट समथिंग एंड 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 7.
Which of the following oxidation state is common for all lanthanoids? ऑप्शन ए +2 +3 +4 एंड +5। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लेंथेनॉइड भी है जिनमें +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन और ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड्स की वो क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड की क्या है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। Some show +2 and +4 stable oxidation state along with +3. These are shown by those elements which by losing दो इलेक्ट्रॉन these are shown मतलब +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उन एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाती है जो या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। इन दोनों के कारण उनको या तो D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए या D14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। यहाँ पे है D7 और या फिर हम कह सकते हैं D14 यार, जो कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन कौन कौन से मेटल +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें एलिमेंट EU और दूसरा है YB। EU और YB +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है। और सेकंड अगर हम बात करें TB एंड आपके पास में सेलेनियम नहीं TB एंड आपके पास जो सीरियम है लास्ट में, जो एक तो TB है और CE है, इनके पास में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले एलिमेंट आपके पास में एक तो है YB और दूसरा है EU। और अगर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो TB +4 एंड CE +4 एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेंथेनॉइड शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और ये वाला पॉइंट हम बात कर ही चुके हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, Which of the following reaction are disproportionation reaction? Disproportionation reaction का मतलब यहाँ पे आपके पास में जो एक एलिमेंट है उसी का ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन हो उसी एक रिएक्शन में। और इस जो फर्स्ट ऑप्शन है इसकी हमने बात थोड़ी देर पहले की थी कि कॉपर +1 लेस स्टेबल होता है और कॉपर +2 और कॉपर में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है नेक्वस मीडियम। सो पहला आप जहाँ कह सकते हैं कि एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये करेक्ट है। दूसरा अगर हम बात करें MnO4 -1 से MnO4 माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है नहीं, यहाँ पे आपके पास में तो यहाँ पे MnO4 -2 होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे ये क्या है? पर मैग्नेट आयन है और ये मैग्नेट और MnO2 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, तो ये भी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तीसरी अगर हम बात करें आपके पास में कि MnO4, अच्छा ये दोनों कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन अकर, उसको हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और इसकी हमने बात की थी कॉपर +1 ऑक्सीडाइज होके कॉपर +2 में और रिड्यूस होके कॉपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही दे रखा है, मतलब बाकी तीनों में किसी भी टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बात करता हूँ इसको -2 लेके अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे MnO4 या फिर -2 की भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये देखें, अगर हम यहाँ पे इनका जो रेडॉक्स इक्विवेलेंट है वो देखें तो यहाँ पे 3 मोल ले रखे हैं और यहाँ पे 2 मोल एज इट इज है और 1 मोल क्या हो गया Mn+4 में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे एक सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि एक Mn+7 4 हाइड्रोजन एटम्स को लेके और हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको MnO2 में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे एक रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और यहाँ पे Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पर मैग्नेट आयन है और ये मैग्नेट और MnO2 में चेंज होता है, ये +7 है, ये आपके +6 है और ये आपके +4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ Mn+7 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो O-2 है, सॉरी Mn+7 का रिडक्शन हुआ है और O-2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसको हम मोर अप्रोप्रिएटली इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स कह सकते हैं। और अगर हम बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पे भी Mn-+7 में है और यहाँ पे Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे इसको ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और MnO2 का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, और ये आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का। There are 14 elements in lanthanoid series.
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। यहाँ पे अगर हम बात करें लेंथेनॉइड सीरीज की, तो लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट होते हैं और हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा लेंथेनॉइड को बिलोंग नहीं करता। तो हमारे सामने जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों भाई साहब? अच्छा ओके, यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो ग्रुप 14 एलिमेंट है इसमें एक्टिनॉइड सीरीज में हमें बताना है कौन सा एक्टिनॉइड नहीं है। अच्छा सॉरी, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्टिनॉइड सीरीज की, तो एक्टिनॉइड सीरीज में यूरेनियम आता है, नेपच्यूनियम आता है और एथम भी आता है। अगर हम बात करें टीएम की, तो टीएम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 69 और डू नॉट बिलोंग टू एक्टिनॉइड सीरीज। द एक्टिनॉइड सीरीज इज विथ एटॉमिक नंबर 90 to 103। 90 पे आपके पास में होता है थोरियम, यहाँ पे TH, और 103 पे होता है लॉरेंशियम। और जो TM है हैज एटॉमिक नंबर 69 एंड बिलोंग टू लेंथेनॉइड, इट इज अ लेंथेनॉइड। और यहाँ पे हम कह सकते हैं 4D सीरीज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।